चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। कोई भी दो वेव अगर एक साथ सुपर इम्पोज कर दी जाए तो उसके पीछे की मैथमेटिक्स हम हल्की फुल्की देख चुके हैं। हमने ये मैथमेटिक्स वेव ऑन स्ट्रिंग में देखी थी और वही मैथमेटिक्स फिर से साउंड वेव में भी है। ऐसे ही मैथमेटिक्स हम आगे जाकर वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे कभी ना कभी। बट मोर और लेस जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो सिंपल है, वो मतलब हर बार वही लगातार रिपीट होता है। जैसे हमने वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर शायद ये पढ़ा कि अगर एक ही रस्सी पर दो वेव्स अगर एक साथ आएँ तो पहली वाली वेव के कारण अगर किसी पार्टिकल का किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट y1 है और उसी पार्टिकल का उसी टाइम पर दूसरी वेव के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट y2 है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा y1 प्लस y2। इसी तरह से आगे जाकर वेव ऑप्टिक्स में हम शायद ऐसा कहेंगे कि किसी पॉइंट पर किसी टाइम t पर किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और उसी पॉइंट पर उसी टाइम पर दूसरी वेव के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो दोनों वेव्स अगर एक साथ होंगी तो उस पॉइंट पर आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 होगी। इसी तरह से यहां पर कहानी है साउंड वेव के अंदर कि दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज हो रही हैं, दो वेव्स अगर एक साथ आ रही हैं तो किसी एक पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि साउंड वेव के कारण किसी पॉइंट पर किसी टाइम t पर एक्सेस प्रेशर P1 है और दूसरी वेव के कारण उसी पॉइंट का उसी टाइम पर अगर एक्सेस प्रेशर P2 है तो दोनों वेव्स अगर एक साथ आएंगे तो उस पॉइंट पर जो अब नेट एक्सेस प्रेशर होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स P1 प्लस P2। यू कैन ऑल्सो से कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लेट मी स्टेट इट वंस अगेन। हमने बेटा पहले भी इस स्टेटमेंट को लिखा है बट फिर भी आप लिख सकते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो ऐसा कहता है कि किसी वेव 1 के कारण किसी पॉइंट पर अगर एक्सेस प्रेशर P1 है और किसी वेव 2 के कारण उसी पॉइंट पर अगर एक्सेस प्रेशर P2 है तो दोनों वेव्स अगर एक साथ उसी पॉइंट पर अगर आएंगे, दोनों साउंड वेव्स अगर उसी पॉइंट पर अगर एक साथ आएंगे तो द नेट एक्सेस प्रेशर विल बी सिंपली P1 प्लस P2। Simply P1 plus P2. This is our principle of superposition. I hope you get the point. इसमें हम थोड़ा थोड़ा बातों में मतलब इस पूरी बात को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस के लिए, सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस को हम कोहेरेंट तब कहेंगे जब उनके एंगुलर फ्रीक्वेंसीज सेम होंगी। कोई दो साउंड के सोर्स हैं और वो दोनों कोहेरेंट हैं, इट मींस दैट कि उन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल है। बेटा लिखना, टू सोर्सेस आर said to be coherent if they have equal omega. If they have equal angular frequency या फिर they have equal omega. ठीक है बेटा, ऐसे दो सोर्सेज लेते हैं और उनकी वजह से हल्का फुल्का अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है बेटा, मान लीजिए कि आपके पास साउंड का एक सोर्स है S1, ये साउंड का कोई सोर्स है S2, इसके कारण कोई साउंड की वेव आई, इस सोर्स S2 के कारण भी बेटा कोई ना कोई वेव आई। इस वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x1, इस वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x2। इस वेव के कारण इस पॉइंट पर लेट्स से प्रेशर इज P1 इज P01 साइन ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस θ1, और दूसरे वाले साउंड सोर्स के कारण इसी पॉइंट P पर बेटा, इस पॉइंट P पर आपका ईयर भी हो सकता है, और अगर आप ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें जानना चाहते हो तो कोई डिटेक्टर भी रख सकते हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ साउंड को परसीव करना है, साउंड को कैच करना है।
ठीक। जो दूसरी वेव आई है उसके कारण बेटा लेट्स से इक्वेशन इज P2 इज P02, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, एंड साइन ऑफ वही ओमेगा बच्चों, वही के, मगर x डिफरेंट, थीटा डिफरेंट। दीज आर द टू वेव्स, दीज आर द टू वेव्स। अब अगर मैंने ये दोनों वेव्स अगर सुपर इंपोज की तो जो नेट वेव आएगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स P1 प्लस P2। मगर इन दोनों को जोड़ने के लिए बेटा मुझे इन दोनों को फेज डिफरेंस चाहिए। आई रियली होप आपको याद होगा फेज डिफरेंस क्या है, नहीं याद तो चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, सो आई वुड से कि इट हैज वेरी लिटरल मीनिंग। द डिफरेंस बिटवीन द फेजेस इज नोन एज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को मैं एक बार के लिए डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। बेटा कई जगह डेल्टा थीटा भी लिखा रहता है, एक ही बात है। फेज डिफरेंस बड़ा फेजेस को माइनस कर दो, है ना, दिस माइनस दिस कर देते हैं। मैंने जैसे बड़ा दिस माइनस दिस किया तो मेरे पास आ गया के x2 माइनस x1 प्लस θ1 माइनस θ2। पहले इस टर्म को देखते हैं, ये क्या है। k इज ऑफ कोर्स आवर एंगुलर वेव नंबर विच कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा। व्हाट इज दिस x2 माइनस x1? तो आप कहोगे कि सर एक वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x2, मतलब उसकी पाथ लेंथ है x2, दूसरी वेव ने लेंथ ट्रेवल की है x1, दैट इज एक्चुअली पाथ लेंथ ऑफ वेव 2। ये x2 माइनस x1 है, इसको आप डेल्टा x लिख सकते हो और इसका एक नाम निकाल सकते हो कि इट इज एक वेव की पाथ लेंथ माइनस दूसरी वेव की पाथ लेंथ, एंड इसका हम एक नाम निकाल देते हैं पाथ डिफरेंस। ये मत सोचना बेटा पाथ डिफरेंस कोई नई चीज आ गई है, इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द पाथ्स। एक वेव ने मान लीजिए बेटा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरी वेव ने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ऑफ कोर्स 5 माइनस 3 दैट इज 2 मीटर, 2 मीटर विल बी योर पाथ डिफरेंस। सो हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो आ गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स प्लस ऑफ कोर्स θ1 माइनस θ2। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो फेज डिफरेंस आया है उसमें दो जनों का कंट्रीब्यूशन है। एक कंट्रीब्यूशन है ये पाथ डिफरेंस का और दूसरा कंट्रीब्यूशन है ये आपके इनिशियल फेजेस का। आप ऐसा कह सकते हो कि दिस इज फेज डिफरेंस ड्यू टू path difference, and this θ1 minus θ2 is phase difference due to initial phases, due to initial phases. Fair enough? अब इन जनरल क्या होता है, अक्सर क्या होता है, इन जनरल मतलब बड़ा अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका θ1 और θ2 बराबर से ही होते हैं। अक्सर सवालों के अंदर इनिशियल फेजेस दोनों वेव के सेम दे रखे होते हैं, तो फेज डिफरेंस इस कारण से अक्सर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण ही फेज डिफरेंस आता है। सिर्फ और सिर्फ किस कारण से आता है, सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण ही आपका फेज डिफरेंस आता है। इस कारण से इनिशियल फेजेस के कारण किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस अक्सर नहीं आता। अगर आता होगा तो लिख देंगे, नहीं आता होगा तो हम 0 लिख देंगे। बट हम समझ गए कि फेज डिफरेंस के अंदर कंट्रीब्यूशन दो जनों का है। किन किन का? फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस एंड ऑफ कोर्स फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेजेस। यहां तक ठीक है बेटा। अब ये वेव्स जैसे ही बेटा इंटरफियर की, ये वेव्स जैसे ही इंटरफियर की, आपके पास जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड जो होगा इट विल बी गिवन बाय, बड़ा ये जस्ट फॉर्मूले से आता है, ये मैं आपको SHM में सिखा चुका हूं फेजर से ऐड करते वक्त, इवन मैंने आपको वेव ऑन स्ट्रिंग में भी सिखा रखा है। इट विल बी, आपको इवन याद भी होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ P01 का स्क्वायर प्लस P02 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P01 P02 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। आपका जो रिजल्टेंट एक्सेस प्रेशर है वो इस फॉर्मूले से आएगा, वो बेटा इस फॉर्मूले से। फेयर एनफ।
आप चाहो तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, दैट इज रिजल्टेंट जो वेव है उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पहली वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरी वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स P01 P02 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। यहां पर एक फॉर्मूला आप इंटेंसिटी का भी बना सकते हो, बिकॉज वी नो दैट कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बड़ा फॉर्मूला याद है ना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू K टाइम्स P0 का स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को बड़ा K से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा K कोई ना कोई कांस्टेंट, ठीक। K टाइम्स P रिजल्टेंट के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, K P01 का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं पहली वाली वेव की इंटेंसिटी, प्लस K टाइम्स P02 का स्क्वायर इट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव 2, प्लस 2 टाइम्स बेटा ये जो K है ना, मैं बेटा इसको रूट के लिखना चाह रहा हूं। ऐसे मैंने इस K को रूट के लिख दिया। देखना मैं इसको लिख सकता हूं रूट K टाइम्स P01। बेटा रूट K टाइम्स P01 को मैं लिख सकता हूं I1, रूट K टाइम्स P02 को बड़ा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं रूट I2। सॉरी बेटा ये रूट I1 रूट I2। भाई I1 जो है वो आपका K टाइम्स P01 का स्क्वायर था, तो रूट I1 क्या होगा रूट K P0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास इंटेंसिटी में एक फॉर्मूला बन गया है बेटा, क्या कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी पहली वाली वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ये है आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अच्छा फॉर्मूला है, चाहो तो बेटा आप इसको याद रख सकते हो, अच्छा फॉर्मूला है। अभी तक की बेटा मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई। कैसे बेटा प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड हम लिख सकते हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी हम बड़े आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। चलें आगे चलें। इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे हम आगे की भी थ्योरी बनाएंगे। उससे पहले 2 छोटे छोटे सवाल करते हैं बेटा 2 छोटे छोटे सवाल करते हैं अच्छे से। बस यही देखने के लिए कि आपको बेटा सारे फॉर्मूले याद हो गए या नहीं हुए, ये सब देखने के लिए छोटे छोटे 2 सवाल हैं। इसी बहाने आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा, आपके पास साउंड के 2 सोर्स हैं बेटा, S1 यह S2, 2 सोर्स है। इससे बड़ा एक साउंड के सोर्स से वेव आई, यहां से बड़ा साउंड के सोर्स से एक वेव आई। S1 से जो वेव आई उसके कारण जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो बेटा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और साउंड का सोर्स S2 जो है उसके कारण जो प्रेशर वेव आई उसका एम्पलीट्यूड आपके पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों वेव्स के कारण जो कुल मिलाकर फेज डिफरेंस आया है वो आपके पास 2π/3 आया है। मैं नहीं बोल रहा बेटा, सवाल में दिया हुआ है कि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है आपका 2π/3। इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स। फेयर इनफ, दोनों वेव्स आ रही है। पहली वाली वेव के कारण जो प्रेशर वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये, दूसरी वाली वेव है उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड ये, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है 2π/3।
अब ये फेज डिफरेंस इनिशियल फेज के कारण भी हो सकता है और पाथ डिफरेंस के कारण भी हो सकता है, आप चिंता मत करो, ठीक है। सवाल ये है, फाइंड प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो भी रिजल्टेंट वेव है उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा, इतना सा सवाल है। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। जो रिजल्टेंट प्रेशर वेव है उसका एम्पलीट्यूड विल बी बड़ा क्या, पहली वाली प्रेशर वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरी वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका प्रेशर into cos of 2 pi by 3. That comes out to be under root of 4 plus 1 plus 4. But cos 2 pi by 3 is I think minus half. 2 I think, but that comes out to be root 3 Newton per meter square. आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, दैट इज 1.732 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा बेटा वो 1.732 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं, आगे चले, सुनिएगा। नया सवाल है बेटा, नया सवाल है, ठीक है। पहली वाली वेव के कारण इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आई है बेटा वो है 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। दूसरे वाले साउंड सोर्स के कारण इसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आई है वो आई है 0.3 वाट पर मीटर स्क्वायर, और दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है π/3। दोनों वेव्स के बीच में बड़ा फेज डिफरेंस है π/3। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। अगर ये दोनों वेव्स सुपर इंपोज करती है तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। पहली वाली वेव की इंटेंसिटी दे रखी है, दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी दे रखी है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी दे रखा है, और मुझे दोनों वेव्स के बीच में जो दोनों वेव्स सुपर इंपोज होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी मुझसे पूछिए। आपको अगर सिर्फ फॉर्मूला याद है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी, बेटा क्या फॉर्मूला था मैं भूल गया, क्या था I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई, और रखते हैं बेटा वैल्यूज रखते हैं, दैट इज 0.4 प्लस 0.3 प्लस 2 टाइम्स 0.12 cos π/3, दैट इज 0.7 प्लस, बेटा cos 60 डिग्री तो हाफ ही होता है, तो ये बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 12/100। बेटा सॉल्व कर लेना इसको, दैट इज 0.7 प्लस नीचे तो 10 आ गया, 2√3, नहीं सॉरी हाँ 2√3, दिस इज बेटा 2√3, तो दैट कम्स आउट बी 0.7 प्लस 2 into √3 is 1.732 upon 10, that is 0.7 plus ये कितना बेटा, मैंने सही लिखा ना, बिल्कुल सही, नहीं अरे इतना सही देता हूँ। चलिए बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई है मेरे पास, ऐड करना इन दोनों को, ऐड किया तो अरे यार बेटा क्या आ गया, 1.0464
ऑफ कोर्स वाट पर मीटर स्क्वायर। बड़ा एडिशन चेक करना एक बार। बिल्कुल सही, ये आपके रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। ठीक, बढ़िया, समझिए इस बात को, कोई टफ काम तो नहीं था। आगे चलिए, अगेन फॉर्मूला बेस्ड एक बात आपसे और पूछ रहा हूं। फॉर्मूला बेस्ड, अभी तक हमने बेटा कोई खास थ्योरी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेट हो जाए, इसलिए छोटी छोटी कुछ बातें कर रहा हूं। सुनना बेटा, ये साउंड का एक सोर्स है, ये साउंड का एक दूसरा सोर्स है। लेट्स से दिस इज सोर्स 1, लेट्स से बेटा दिस सोर्स इज 2। दोनों का ओमेगा सेम है, मीडियम सेम है, तो ऑफ कोर्स दोनों का लैम्डा भी सेम है। बड़ा वेवलेंथ मुझे दे रखी है 4 मीटर, इससे जो साउंड निकल रही है उसकी वेवलेंथ मुझे दे रखी है 4 मीटर। इन दोनों ने बेटा साउंड देना स्टार्ट किया, यहां कहीं ना कहीं कोई डिटेक्टर है, कोई डिटेक्टर है। ठीक है बच्चों, इस ट्यूनिंग फोर्क से डिस्टेंस है डिटेक्टर की 8 मीटर्स और इससे डिस्टेंस है 10 मीटर्स। और ये बोल रखा है कि इनिशियली sources have no initial phase difference। या बेटा ऐसे बोल दो कि दोनों के फेज कांस्टेंट बराबर है, दोनों के पास शुरुआत में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है। जो भी फेज डिफरेंस है वो सिर्फ इस कारण से है कि एक वेव ने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया और एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके अलावा और कोई फेज डिफरेंस नहीं है। θ1 θ2 की वजह से किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये सवाल में दिया हुआ है। अब सवाल, पहला सवाल, फाइंड पाथ डिफरेंस एट डिटेक्टर। डिटेक्टर पर जो दो वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। आप बोलोगे सर एक वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x1, एक वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x2 एंड ऑफ कोर्स द पाथ डिफरेंस इज, बड़ा बड़े में से छोटा माइनस कर दो, दैट इज x2 minus x1, दैट कम्स आउट टू बी 2 meters। फेयर एनफ। दूसरा सवाल, फाइंड फेज डिफरेंस एट डिटेक्टर। डिटेक्टर पर जो दो वेव्स पहुंची हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। आप कहोगे कि सर फेज डिफरेंस का आपने में फॉर्मूला सिखा रखा है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स प्लस θ1 माइनस θ2, लेकिन दोनों के इनिशियल फेज तो सेम है, इसलिए ये वाला टर्म तो आएगी नहीं। जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से ही आएगा। तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा है 4 मीटर, डेल्टा एक्स है 2 मीटर, बड़ा फेज डिफरेंस आ गया पाई का। कितने का फेज डिफरेंस आ गया? पाई का। बढ़िया। तीसरा सवाल ये है कि इसकी वजह से, सोर्स 1 की वजह से प्रेशर एम्पलीट्यूड है 0.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सोर्स 2 की वजह से प्रेशर एम्पलीट्यूड है 0.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ, फाइंड और रिजल्टेंट प्रेशर एट डिटेक्टर। बड़ा प्रेशर ऑब्वियसली मींस एक्सेस प्रेशर, उसमें आपको पी एटमॉस्फेरिक जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलो।
और रिजल्टेंट एक्सेस प्रेशर डिटेक्टर पर कितना होगा? आप बोलो सर फॉर्मूला याद करके बैठा मैं तो कि रिजल्टेंट प्रेशर विल बी ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 इंटू P2 इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस दैट इज पाई। ठीक है बेटा, कर लेना 100 0.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया होगा बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, सोर्स 1 के कारण यहां पर इंटेंसिटी है 9 वाट पर मीटर स्क्वायर और सोर्स 2 के कारण यहां पर इंटेंसिटी है 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। यह सवाल में गिवन है। सोर्स 1 के कारण डिटेक्टर पर इंटेंसिटी है 9 वाट पर मीटर स्क्वायर और सोर्स 2 के कारण इंटेंसिटी है 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये गिवन है सवाल के अंदर। तो आपको बताना है कि फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट डिटेक्टर। डिटेक्टर पर कितनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी था, उसे तैयार बैठे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखने के लिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फेज। बेटा कॉस पाए तो -1 होता है। कितनी आ गई बेटा? 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। आई होप इट्स ओके। सारी बात बेटा समझ ही गए होंगे, आसान सी बात थी। पक्का? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस इंटरफेरेंस के अंदर 2 केसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बारी बारी से इन दोनों को देखते हैं। पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर 2 वेव्स इंटरफेयर करेंगी और उनका जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। रिजल्टेंट प्रेशर और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए एज यू नो दैट कि दोनों के फॉर्मूले क्या हैं। हमारा जो कॉस ऑफ डेल्टा फाई है ये मैक्सिमम होना चाहिए एंड वी नो दैट कि कॉस डेल्टा फाई जो उसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। वो भी कब? जब आपका डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, या तो 0 या फिर 2 पाई हो या 4 पाई हो या ऐसे। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा फाई शुड बी आइदर 0 और 2 पाई या 4 पाई एंड सो ऑन। या ऐसे बोल दो कि फेज डिफरेंस शुड बी 2n पाई, n मस्ट बी इंटीजर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए आपका फेज डिफरेंस जो है वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे होना चाहिए। एक बात और, यही फेज डिफरेंस हम लिखना जानते हैं 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस प्लस बेटा वही हमारा θ1 माइनस θ2 या फिर θ2 माइनस θ1 डिपेंडिंग ऑन बेटा आपने किसको किस में से माइनस किया है। इट शुड बी इक्वल टू 2n पाई। अक्सर हम लोग जानते हैं कि हमारा जो θ1 है और θ2 बराबर होते हैं। वो दोनों अगर बराबर होंगे तो ये जो फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेजेस आया ये तो निपट ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा कि 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इट शुड बी इक्वल टू 2n पाई।
बेटा 2 पाई से आपका 2 पाई कैंसिल हो गया एंड पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा, सॉरी बेटा, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। मतलब या तो बेटा आपका पाथ डिफरेंस 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेन जो कंडीशन है वो ये है कि आपका फेज डिफरेंस शुड बी आइदर 0 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अगर आपका θ1 और θ2 बराबर है तो आप ये कह सकते हो कि पाथ डिफरेंस शुड बी आइदर 0 और लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा और 4 लैम्डा और सो ऑन। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का की कंडीशंस हैं, ये आप इनको याद रख सकते हो। अच्छा एक बात और, ऐसे केस में आपका रिजल्टेंट प्रेशर आखिर होगा कितना? तो आप कहोगे सर रिजल्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला था, पहले वाली जो प्रेशर वेव है उसका एम्पलीट्यूड, दूसरी वाली जो वेव है उसके प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P01 इंटू P02 इंटू कॉस डेल्टा फाई। बड़ा कॉस डेल्टा फाई तो मैक्सिमम लेना है, कितना? 1। मैं इसको 1 लिख सकता हूं। इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ P01 प्लस P02 का होल स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी P01 प्लस P02। यह आ गया आपका रिजल्टेंट प्रेशर। ये बेटा रिजल्टेंट प्रेशर P01 प्लस P02 सिर्फ तभी होगा जब उन दोनों वेव्स के बीच में बेटा आपका फेज डिफरेंस जो है वो 0 या 2 पाई या 4 पाई ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, बेटा मान लीजिए कि साउंड का ये कोई सोर्स है और इसके कारण जो वेव है इट इज समथिंग लाइक दिस। और यहां कहीं ऑफ कोर्स कोई डिटेक्टर है, ठीक है। अब एक सोर्स है, दूसरा सोर्स है, वो मान लीजिए कि यहां कहीं है। ये आपका सोर्स 1 था, पहले वाला आपका जो सोर्स था, लेट्स से इट वाज सोर्स 1, यहां कहीं आपके पास सोर्स 2 है और सोर्स 2 जो है वो यहां से 2 लैम्डा डिस्टेंस दूर है। बेटा देखना, यहां से तक डिस्टेंस लैम्डा, यहां से यहां तक डिस्टेंस लैम्डा, तो ये मैं लिख दिया 2 लैम्डा। और जो सोर्स 2 है वो इस तरह से वेव्स निकाल रहा है। वो इस तरह से वेव निकाल रहा है। आपने कुछ नोटिस किया कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए बेटा किसी भी पॉइंट पर, बेटा मान लीजिए यहां किसी भी पॉइंट पर दोनों के कारण जो वेव्स आ रही हैं वो सेम फेज में है। मतलब इसके पहले वाली वेव के कारण अगर मैक्सिमा है तो दूसरी वाली वेव के कारण भी यहां पर मैक्सिमा है। पहली वाली वेव के कारण अगर बेटा मान लीजिए कि क्रेस्ट है तो दूसरी वाली वेव के कारण भी क्रेस्ट है। पहली वाली वेव के कारण ट्रफ है तो दूसरी वाली वेव के कारण भी यहां पर ट्रफ है। तो अगर किसी पॉइंट पर एक वेव की वजह से बेटा मान लीजिए कि प्रेशर एम्पलीट्यूड P02 है और एक वेव की वजह से बेटा मान लीजिए कि प्रेशर एम्पलीट्यूड बेटा यहां पर P01 है, तो रिजल्टेंट प्रेशर जो आएगा वो P01 प्लस P02 आएगा। और ध्यान से देख सकते हो कि एक वेव ने अगर डिस्टेंस ट्रेवल की है x तो दूसरी वाली वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x प्लस 2 लैम्डा, और ये 2 लैम्डा के कारण बेटा दोनों के मैक्सिमास एक साथ आ गए, दोनों के मिनिमास एक साथ आ गए। मैक्सिमास कोइंसाइड हो गए, मिनिमास कोइंसाइड हो गए, और आपके जो प्रेशर एम्पलीट्यूड्स हैं वो डायरेक्टली आप ऐसे जोड़ सकते हो। और इस केस में आपके कह सकते हो आप कि दोनों के जो मैक्सिमास हैं वो कोइंसाइड हो गए, इन दोनों के मिनिमास जो हैं वो कोइंसाइड हो गए। सिर्फ किस कारण से? बेटा दोनों के फेज डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। अगर ये सोर्स, अगला वाला सोर्स यहां ना होता और यहां होता तब भी यही कहानी थी। यही वाला सोर्स बेटा यहां ना होता और यहां होता तब भी बेटा दोनों के दोनों मैक्सिमास एक साथ आ ही जाते। ठीक है, इसी केस में मैं आपसे पूछूं कि मैक्स इस टाइम पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। अच्छा बेटा ये वाला तो आपने रिजल्टेंट प्रेशर निकाला है, ये ऑफ कोर्स मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर है आपका। ठीक है,
रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? आप बोलोगे सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 cos delta phi. Cos delta phi is of course 1. It can be written as root of I1 plus root of I2 का होल स्क्वायर. ये आ गई आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी. हमेशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर आएगी. फेयर इनफ. ये कहानी है हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. जैसे हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थ्योरी थी बेटा, वैसी ही थ्योरी हमारे पास एक और है जिसके रिजल्ट्स भी हमें आने चाहिए, बल्कि याद रहने चाहिए. दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. हो सकता है कि आपने हल्का फुल्का नाम से भी आइडिया लगाया हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जरूर हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का उल्टा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. तो चलो देखते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. व्हाट डज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेज? कि दो वेव्स इंटरफेयर करेंगे और इस तरह से इंटरफेयर करेंगे कि आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम आएगा, आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बेटा वो भी मिनिमम आएगी. और अगर आपने फॉर्मूला अगर ढंग से याद हो तो रिजल्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला था रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos डेल्टा फाई. तो डेल्टा फाई कम से कम होना चाहिए, सॉरी cos डेल्टा फाई कम से कम होना चाहिए. cos डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1. कब होती है? जब डेल्टा फाई की वैल्यू या तो पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या सो ऑन, या फिर ऐसे बोल दो बेटा दैट इज 2n+1 पाई, या फिर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई. तो आप कह सकते हो कि जो बेसिक कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो ये है कि फेज डिफरेंस मस्ट बी द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. यू मस्ट रिमेंबर इट. लिखना चाहो तो लिख सकते हो. फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. हाँ, ये फेज डिफरेंस किस कारण से होता है? हम जानते हैं ये होता है पाथ डिफरेंस के कारण प्लस जो आपके इनिशियल फेजेस हैं उनके कारण. And it should be of course odd multiple of pi. अक्सर आपका θ1 और θ2 सेम होता है, तो ये वाला टर्म हम निपटा देंगे और हम कहेंगे कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n+1 पाई. पाई से बड़ा पाई कैंसिल एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई है ऑड मल्टीपल. ये तो ऑड हो गया, odd multiple of lambda by 2. When I say odd multiple of lambda by 2, I obviously means that कि path difference या तो lambda by 2 या 3 lambda by 2 या 5 lambda by 2 या 7 lambda by 2 या 9 lambda by 2 या 11 lambda by 2 या so on. लिखना चाहूँ तो इसको मैं 0.5 lambda, 1.5 lambda, 2.5 lambda, 3.5 लैम्डा एंड सो ऑन. पाथ डिफरेंसेस जो है वो आपके पास इस तरह से लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 इस तरह से अगर होगा तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इस बात का मतलब क्या हुआ? अरे हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इस बात का मतलब रिजल्टेंट प्रेशर मिनिमम. आखिर ये रिजल्टेंट प्रेशर होगा कितना बेटा? क्या फॉर्मूला था? रूट ऑफ पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड प्लस 2 टाइम्स इंटू cos डेल्टा फाई. बेटा cos डेल्टा फाई इज ऑफ कोर्स -1. इट कैन बी रिटन एज P01 माइनस P02 का होल स्क्वायर. बेटा रूट और ये दोनों कैंसिल. यू नो दैट कि इट इज P01 माइनस P02 का मॉड. ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट प्रेशर आ गया. इतनी बड़ा मैथमेटिक्स अपन को आती है. अगेन कोई मुझसे पूछे कि सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी मेरे पास होगी, क्या फॉर्मूला था? पहली वाली वेव की इंटेंसिटी दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 cos डेल्टा फाई. cos डेल्टा फाई इज ऑफ कोर्स इन दिस केस -1.
इट कैन इजीली बी रिटन एज रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये आपकी रिजल्ट इंटेंसिटी है और ये आपकी मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी भी है। ठीक है, एक मैं टर्म यहां पर और बोलना चाहूंगा। कभी कभी किसी सवाल के अंदर हो सकता है कि आपको एक वर्ड यूज कर रखा हो, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट एक रेशियो है दैट रिप्रेजेंट्स कि मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी कितनी है डिवाइडेड बाय मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी कितनी है। मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी दैट इज रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये कॉन्ट्रास्ट है। कभी पूछ ले तो आपको कॉन्ट्रास्ट का एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बेटा ये आपका कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, पता होगा तो सारा काम कर लेंगे। आई होप इट्स ओके। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो इस तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ये तो बेटा तुम समझ ही गए हो। मैं एक हल्का सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये साउंड का सोर्स ऐसे और इसमें से बेटा कोई साउंड वेव जा रही है ऐसे, ये S1 है। दूसरा सोर्स जो है वो इससे थोड़ा सा आगे है, यहां से तक डिस्टेंस है लैम्डा, यहां से डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2। तो दूसरा वाला जो सोर्स है वो यहां से 3 लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस दूर है यहां पर। ये आपका S2। ये भी ऐसी वेव निकाल रहा है, जैसे ये वेव निकाल रहा था वैसे ये निकाल रहा है, ये वेव निकाल रहा है ऐसे। कुछ ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? इसका मैक्सिमा है तो इसका मिनिमा, इसका मैक्सिमा है तो इसका मिनिमा। इनके मैक्सिमास कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एक का मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है दूसरे के मिनिमा से। तो एक की वजह से अगर मान लीजिए कि प्रेशर एम्पलीट्यूड प्लस P01 हुआ तो दूसरे की वजह से बेटा क्या होगा, माइनस P02। और अगर दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा वही आ जाएगा P01 माइनस P02। एक की वजह से अगर एक्सेस प्रेशर पॉजिटिव हुआ, दूसरी वजह से एक्सेस प्रेशर बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जोड़ोगे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो आप बेटा इस बात में देख रहे होंगे कि अगर मैं यहां कहीं पर भी अगर डिटेक्टर लगा देता हूं तो डिटेक्टर पर अगर दोनों की वजह से वेव पहुंच रही है तो एक ने अगर x डिस्टेंस ट्रेवल की है तो दूसरे ने x प्लस 3 लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल की है, और दोनों के जो डिस्टेंस ट्रेवल का जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है। और इस कारण से आपने नोटिस किया होगा कि इस बार दोनों के मैक्सिमास कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक का मैक्सिमाइज कोइंसाइडिंग दूसरे का मिनिमा। जैसे इस पॉइंट को अगर देखूं तो इस पॉइंट पर पहले वाली वेव का मिनिमा इज कोइंसाइडिंग विद दूसरे वाले पॉइंट का मैक्सिमा। तो इस वाले पॉइंट पर पहले वाली वेव के कारण तो आएगा माइनस P01 और दूसरी वाली वेव के कारण आएगा प्लस P02। ऐसे आएगा, यहां पर प्लस P02 माइनस यहां पर प्लस P01 माइनस P02। तो आपने देख लिया कि यहां पर मैक्सिमा ऑफ वन वेव इज कोइंसाइडिंग विद मिनिमा ऑफ सेकंड वेव। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट वेव इज कोइंसाइडिंग विद मिनिमा ऑफ सेकंड वेव। पहली वाली वेव का जो मैक्सिमा है वो दूसरी वाली वेव की मिनिमा के साथ कोइंसाइड करेगा, एंड वाइस वर्सा। एंड बेटा वाइस वर्सा का मतलब समझ गया ना? हाँ, इतने तो बेटा अपन समझदार है ना? ठीक है। चलिए बच्चों, इन मैक्सिमास और मिनिमास के थ्योरी पर बेस्ड बेटा अपन कुछ 1-2 सवाल करते हैं। बढ़िया बढ़िया।
ठीक है, और अपन हल्की फुल्की और थ्योरी भी डेवलप करते हैं एंड सारी इंटरेस्टिंग होगी, आप चिंता मत करना, बिल्कुल बढ़िया होगी। 2 सवाल हैं, प्यारे प्यारे से सुनना। पहला सुनो पहले, बेटा ऐसे एक पाइप है, यहां बेटा बीच में एक दूसरी पाइप आ गई है, ठीक है। ऐसे ये जो अलग से स्ट्रक्चर खड़ी कर रखी है बेटा, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां कहीं कोई साउंड का सोर्स है, मान लेते हैं कोई ट्यूनिंग फोर्क है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है बेटा, इसकी प्रॉन्ग्स ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से f। स्पीड ऑफ साउंड मुझे सवाल में दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड। इस पाइप के दूसरे एंड पर यहां पर बेटा कोई ना कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर या तो यहां पर कान लगा के बैठा है, ऐसे बेटा कान लगा के बैठा होगा, या फिर आप यहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर भी रख सकते हो। वो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर जो होगा उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी कम कितनी ज्यादा है ये बताना है, ठीक है। तो इट कैन बी ऑफ कोर्स आवर ईयर्स एज वेल एज एनी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर बेटर तरीके से बता पाता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मिनिमम है, कब ज्यादा है, कब कम है, और बेटर तरीके से बता सकता है, ठीक है। बड़ा सवाल है, फाइंड frequencies of tuning fork for which observer will perceive maxima of intensity। बड़ा मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी ऑब्वियसली मींस कि 2 वेव्स आ रही होंगी और दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे होंगे। देखना, जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क ने यूं ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स ये जो मीडियम पार्टिकल्स है बेटा ये भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएंगे। सर तो एक ही वेव हुई, ऑब्जर्वर के पास 2 वेव कैसे पहुंचेंगे बेटा? एक वेव ऑफ कोर्स ऐसे आएगी, एक साउंड वेव यूं आएगी, एक साउंड वेव यहां तक तो वही होगी, तो बेटा कुछ साउंड ऐसी भी होगी जो यहां से चलते 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 ऐसे आएगी। तो ध्यान दीजिए, हमने एक ही साउंड के 2 टुकड़े कर दिए। नोटिस किया आप लोगों ने? ऐसा नहीं कि बेटा ये वाले साउंड और ये वाले साउंड का सोर्स अलग है, दोनों का सोर्स तो सेम है। इसका मतलब दोनों साउंड का, हालांकि बोलने को 2 साउंड बोल रहा हूं लेकिन है तो साउंड एक ही। एक साउंड ऑफ कोर्स सीधी निकल गई और एक बेटा ऑफ कोर्स यूं चलते 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 ऐसे। दोनों का सोर्स सेम है, और अगर दोनों का सोर्स सेम है तो ऑब्वियस बात है दोनों का ओमेगा सेम है, और अगर ओमेगा सेम है तो पक्की बात है कि बेटा ये आपके कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। बेटा क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस होंगे तो ओमेगा तो सेम हो गया, मतलब ओमेगा सेम हो गया तब तो करंट सोर्स हो गए। अब फेज डिफरेंस 2 कारणों से आएगा कि एक वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है और दूसरी वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। सर वो θ1 और θ2, बेटा वो नहीं आएगा। दोनों साउंड का जो ओरिजिनेटर है, जो सोर्स है वो तो सेम है, और अगर सोर्स सेम है तो दोनों का थीटा भी तो सेम ही आएगा। अंतर तो सिर्फ और सिर्फ x1 और x2 का है। तो आप कह सकते हो कि अगर सोर्स सेम है तो आप ये भी कह सकते हो कि θ1 और θ2 भी सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ अंतर किस बात का है? सिर्फ और सिर्फ अंतर इस बात का है कि एक वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है और दूसरी वेव ने ऑफ कोर्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है।
तो दोनों के बीच कुछ कुछ पाथ डिफरेंस है। क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस। आप क्या चाहते हो? आप सर मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जर्वर है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करे। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्वियस बात है कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n पाई। अगर θ1 θ2 की वैल्यू सेम है तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2n पाई को सॉल्व करने पर यह आता है कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? चेक करो ना कि दोनों वेव्स ऑब्जर्वर तक पहुंचने से पहले कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उन दोनों डिस्टेंस ट्रेवल में आखिर फर्क क्या है। तो आप बोलोगे कि सर ये वाली लेंथ दोनों वेव ने ट्रेवल की है बराबर, ये वाली डिस्टेंस भी दोनों वेव ने ट्रेवल की है बराबर, ये वाले डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों वेव ने ट्रेवल की है बराबर। अंतर सिर्फ इस बात का है कि इस वाले वेव ने यूं जाना और यूं आना, ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है। आप देखना चाहो फिर से देख सकते हो, ये जो वेव अंदर आई है इसने यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है। ये जो वेव सीधी गई है इसने बड़ा ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है। ये और ये डिस्टेंस तो ऑफ कोर्स कॉमन है, एक ने ट्रेवल किया 30 सेंटीमीटर, एक ने किया 10 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स द पाथ डिफरेंस इज 20 सेंटीमीटर। बड़ा SI यूनिट लिखना है तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.2 मीटर एंड इट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। काश मुझे वेव का लैम्डा पूछा होता तो मैं आंसर देता 0.2 अपॉन n, 0.2 अपॉन n, और मेरे पास आंसर आता कि बहुत सारे लैम्डा पॉसिबल हैं, 0.2 अपॉन 1, 0.2 अपॉन 2, 0.2 अपॉन 3, 0.2 अपॉन 4 एंड सो ऑन। लेकिन लैम्डा नहीं पूछा, मुझसे फ्रीक्वेंसी पूछिए, कोई बात नहीं। हम कह सकते हैं कि 0.2 मीटर इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा। लैम्डा इज वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। बड़ा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? बड़ा वेलोसिटी ऑफ वेव 350 मीटर पर सेकंड अपॉन f। मीटर से बड़ा आपका मीटर कैंसिल। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है 350 इंटू n अपॉन 0.2। 1 अपॉन सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड इज ऑफ कोर्स हर्ट्ज। ये हमारा आंसर आ गया। बड़ा मेरे ख्याल से 1750 n हर्ट्ज, ये आंसर आ गया। बड़ा देखना मैंने सही किया ना? हाँ बड़ा सही लग रहा है। n की वैल्यू को 1 रखूंगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आएगी 1750 हर्ट्ज। n की वैल्यू को 2 रखूंगा तो मेरे पास आएगा 3500 हर्ट्ज। n की वैल्यू को 3 को 4 को 5 को लगातार रख सकते हैं। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं जिस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका जो ऑब्जर्वर है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करे। बढ़िया समझ में आ गया होगा? ठीक है, इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं, इसी में एक पार्ट और करते हैं, इसी में एक पार्ट और करते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क फॉर विच ऑब्जर्वर विल परसीव। नया सवाल है बेटा, आपको तो वापस से लिखना पड़ेगा, मैं तो ऐसे काम चला लूंगा। मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी, ये जो ऑब्जर्वर है ये मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करे, इसके लिए सोर्स की क्या क्या फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, कर देंगे यार। हम जानते हैं कि अगर ऑब्जर्वर मिनिमम इंटेंसिटी अगर ऑब्जर्व कर रहा है दो वेव्स इंटरफेयर करने के बाद, तो पक्की बात है कि इस ऑब्जर्वर ने इस बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा और उसके लिए आपका फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर θ1 और θ2 बराबर है, जो कि होना ही था क्योंकि दोनों वेव का सोर्स तो सेम है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि सर दिस पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस हम पहले से निकाल चुके हैं कि एक वेव ने दूसरी वेव के मुकाबले 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है और उसके कारण दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। दैट इज 2n+1 लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ वेव
मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, लो बेटा 1750 अपॉन 2 इंटू 2n+1 हर्ट्स, ये आ गया। n को 0 रखता हूं तो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी आ गई है 1750 अपॉन 2 हर्ट्स। अगली आ गई है बेटा n को 1 रखना तो 3/2 टाइम्स 1750 हर्ट्स। अगली बेटा n को अगर मैं 2 रखता हूं तो मेरे पास आ गया 5/2 टाइम्स 1750 हर्ट्स एंड सो। ये सारी की सारी वो फ्रिक्वेंसीज हैं जिन फ्रिक्वेंसीज को ये ऑब्जर्वर सबसे कम सुनेगा, जिसकी इंटेंसिटी बेटा ऑब्जर्वर के पास काफी कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि दोनों वेव्स ने यहां पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया है। और आपने देखा कि क्या इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है। फेयर इनफ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट एक छोटा सा सवाल और करते हैं बेटा। हालांकि सवाल ऐसा ही है, कोई ऐसा नया सवाल तो नहीं है, वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ठीक, सुनिएगा बट आपके पास ऐसी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ऐसे, यहां पर एक हल्की सी ओपनिंग निकली हुई है, ये बड़ा सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर, ये बड़ा पाइप ऐसे बाहर निकला हुआ है, सेमी सर्कुलर है और इसका रेडियस बड़ा आपको गिवन है कि ये 10 सेंटीमीटर है। स्पीड ऑफ साउंड जो है बड़ा वो 342 मीटर पर सेकंड लेना है। कहीं पर पाई की वैल्यू आ जाए तो बड़ा उसे 3.14 लेना है। ठीक है, यहां कहीं मेरे पास एक साउंड का सोर्स है, लेट्स से ट्यूनिंग फोर्क, जिसकी फ्रीक्वेंसी है f। ये ऑफ कोर्स यूं ऑसिलेट करेगा तो ये ऑफ कोर्स इसके अंदर बड़ा जो पार्टिकल्स हैं उनको भी ऑसिलेट कराएगा। एक वेव सीधी आएगी साउंड की बड़ा, एक वेव ऑफ कोर्स ऐसे चल के भी आएगी। यहां कहीं आपके पास ऑब्जर्वर, ठीक है। फाइंड frequencies of tuning fork for which observer will hear maximum intensity। ट्यूनिंग फोर्क की किन किन फ्रीक्वेंसीज पर, किन किन फ्रीक्वेंसीज के लिए ये ऑब्जर्वर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करेगा। तो सुनिए, इस ट्यूनिंग फोर्क से जो वेव आई, एक तो बड़ा ऑफ कोर्स सीधी निकल गई, दूसरी वाली वेव यहां तक तो वैसे आई, उसके बाद बड़ा ऑफ कोर्स यूं चलते 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 ऐसे है। दोनों वेव्स का सोर्स सेम है, दोनों ही वेव्स, चाहे ये वाली वेव हो चाहे ये वाली वेव हो, दोनों का सोर्स सेम है। सोर्स सेम तो ओमेगा सेम, ओमेगा सेम तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेव्स आपकी कोहेरेंट वेव्स हैं। ऑफ कोर्स कोहेरेंट वेव्स हैं दोनों का ओमेगा सेम। तो सर फेज डिफरेंस किस कारण से आएगा? दो कारणों से आ सकता है।
पाथ डिफरेंस एंड इनिशियल फेज। आप कहोगे सर कैसा इनिशियल फेज? जब दोनों का सोर्स सेम है तो θ1 और θ2 सेम ही आएगा, तो वो भी नहीं आएगा। तो जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस कारण से आएगा? पाथ डिफरेंस से आएगा। और अगर पाथ डिफरेंस से आएगा तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर अगर ये ऑब्जर्वर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर सुनना चाहता है तो आपका जो डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस है, इट शुड बी इक्वल टू 2n पाई। और इसको ऐसा होने के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? n टाइम्स ऑफ लैम्डा। पाथ डिफरेंस आखिर है कितना? देखिए तो सही कि आखिर पाथ डिफरेंस है कितना। ये डिस्टेंस दोनों वेव ने ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस दोनों वेव ने बराबर ट्रेवल की है। अगर इसका रेडियस r है तो एक वेव ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है 2r और एक वेव ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की है πr। तो जो पाथ डिफरेंस है दैट इज ऑफ कोर्स πr माइनस 2r, दैट इज पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ r। बड़ा पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज करनी है, सवाल में दे रखी है। और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। मैं बड़ा ऑफ कोर्स SI यूनिट में सवाल सॉल्व कर रहा हूं तो मतलब उसको मीटर में लिखूंगा। 3.14 माइनस 2 1.14, 1.14 इंटू 0.1 दैट इज 0.114 मीटर। एंड वी नो दैट कि ये ऑब्जर्वर अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन रहा है तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। काश हमसे लैम्डा पूछा हो तो आंसर बोल चुके होते हैं, लेकिन हमसे लैम्डा नहीं पूछा, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है। बेटा लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं? आप कहोगे सर लैम्डा को हम लिख सकते हैं V/f। V है 342 मीटर पर सेकेंड अपॉन f। बेटा मीटर से मीटर ऑफ कोर्स कैंसिल एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 342 अपॉन 0.114 टाइम्स n 1 upon second, और 1 upon second is obviously known as hertz। ये आंसर बेटा, ये आंसर है। ये आपका आंसर। आप अगर और बेटर सोल्व करना चाहते हो कर लो बेटा। मैं इसको लिख सकता हूं 342 अपॉन 114। बड़ा 114 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 3000 n हर्ट्ज। तो आपके पास जिन फ्रीक्वेंसीज पर ये ऑब्जर्वर सबसे तगड़ी इंटेंसिटी सुनेगा उसका आंसर आ चुका है। फ्रीक्वेंसीज बेटा n को 1 रखना, 3000 हर्ट्ज, n को 2 रखना 6000 हर्ट्ज, 9000 hertz, 12,000 hertz, 15,000 hertz, 18,000 hertz and so on। लेकिन एक बात बोलूं कि अगर ये सुनने वाला अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर है तो आप आगे के आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये सुनने वाला अगर कोई इंसान है तो तुम जानते हो कि 21,000 hertz मतलब दैट मल्टीप्लाइड बाय 7, ये वाला आंसर नहीं लिखना चाहिए। सर क्यों नहीं लिखना चाहिए? n की वैल्यू 7 आते, 21,000 आ तो रहा है आंसर। बेटा 21,000 तो हमारे कान सुन नहीं पाते ना, हमारे कान तो आवाज़ ही कहाँ तक सुन पाते हैं? 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, और 21,000 तो अल्ट्रासोनिक है, वो हम नहीं सुन पाते। हाँ, अगर आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लगा रखा है तो वो तो ऑफकोर्स बेटा परसीव कर लेगा कि हाँ भाई इंटेंसिटी मैक्सिमम है मिनिमम है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर इंसान है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 18,000 तक के आपको आंसर लिखने चाहिए, आगे वाले आंसर आपको नहीं लिखने चाहिए। बाकी तो ठीक है, मर्जी बेटा आपकी, लेकिन कहानी यही है। ठीक है, समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। इसी सवाल में मैं कह रहा हूं फाइंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क फॉर विच ऑब्जर्वर विल हियर मिनिमम इंटेंसिटी। सवाल में हल्का सा चेंज, और हमसे पूछा गया कि बेटा सोर्स की किन किन फ्रीक्वेंसीज पर आपका जो ऑब्जर्वर है वो मिनिमम इंटेंसिटी सुनेगा। करते हैं बेटा कोशिश, करते हैं कोशिश। आप जानते हो कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो ऑब्जर्वर है उसके पास फेज डिफरेंस आना चाहिए।
बेटा ये फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो आप बोलो सर ये फेज डिफरेंस आना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये दो कारणों से होता है, ये ड्यू टू पाथ डिफरेंस एंड ड्यू टू इनिशियल फेज। आप हो गए सर कैसा इनिशियल फेज, दोनों जो वेव यूं आ रही है और ये जो वेव यूं आ रही है, दोनों वेव का ओरिजिनेटर तो सेम है, दोनों का अगर ओरिजिनेटर सेम है तो θ1 θ2 भी तो सेम है, और अगर θ1 θ2 सेम है तो ऑफ कोर्स वो फेज डिफरेंस तो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण ही आएगा। सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण बेटा अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास अगली कंडीशन आ जाती है कि पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। बस कैलकुलेशन में एक हल्का सा चेंज, पाथ डिफरेंस तो बड़ा वही रहेगा, यहां तक और ये वाला डिस्टेंस ये तो कॉमन है दोनों वेव्स में, अंतर सिर्फ और सिर्फ ये वाला है। इस वाले वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है पाई आर, इसने डिस्टेंस ट्रेवल 2r, मैं जैसे पाई आर माइनस 2r किया मेरे पास आ गया ये, और ये पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स 0.114 मीटर। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट शुड बी व्हाट, तो आप बोलो सर दिस शुड बी ऑफ कोर्स ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। काश हमसे लैम्डा पूछा होता, आप बोलोगे सर लैम्डा नहीं वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है, तो मैं 2 को नीचे ले आऊं, लैम्डा को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी मीटर पर सेकेंड। मीटर से बड़ा मीटर तो कैंसिल, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई बड़ा, देखना कितनी आ गई, n+12 342 अपॉन 0.114, 1 सेकेंड इज ऑफ कोर्स हर्ट्स। बड़ा मेरे पास आंसर आ गया n+12, ये बड़ा सॉल्व करने पर शायद 3000 आ रहा है, हाँ 3000 ही आ रहा है, 3000। चल बेटा वैल्यूज रखो, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी बेटा n को 0 रखने पे आएगा, बेटा मेरे ख्याल से 1500 हर्ट्ज आंसर आ गया होगा। फिर n को 1 रखो, 1 रखा तो 4500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। n को 2 रखो, अगली बेटा ये आ गई होगी, अगली बेटा ये आ गई होगी, अगली बेटा ये आ गई होगी, एंड सो ऑन एंड सो एंड सो। ये आपके ट्यूनिंग फोर्क की वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए यहां पर ऑब्जर्वर इंटेंसिटी का मिनिमम सुनेगा। है आप क्या आंसर बेटा, और इन सारे के सारे सवालों कर आपको आइडिया लग गया होगा कि काम कितना आसान है, कि सिर्फ और सिर्फ इतना ऐसा तो काम करना है कि पाथ डिफरेंस इज आइदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। बाकी तो ठीक है, ऑब्वियस है काम है, कोई बहुत टफ टास्क नहीं। ठीक है बेटा, अभी तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, चलिए बाद में देखते हैं।